दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में जानलेवा संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर दिन हजारों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक 1412 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,379 हो गई है। ये मामले बिहार के कई जिलों से सामने आए हैं। लॉकडाउन के चलते जानवर मंडियों पर छाए सुनेपन से करोड़ों लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। इस बीच सरकार से बकरीद को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं और मीट कारोबारियों का कहना है कि बकरीद के त्योहार में बस 12 दिन बाकी है, लेकिन सरकार ने संक्रमण के संकट को लेकर अभी तक जानवरों को लाने ले जाने तथा उनकी कुर्बानी के लिए दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। इससे मुस्लिम समुदाय पेशोपस में है और वे इस मुश्किल वक्त में कुर्बानी का फर्ज कैसे निभाएं। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि कहना मुश्किल है कि सरकार के जहन में क्या है। कुर्बानी मुसलमानों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सरकार से अपील है कि वे इस बेहद संजीदगी से सोच विचार करके कोई भी हल निकालें। ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। हमारे लोग अलग अलग राज्यों की सरकारों से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं होने के कारण वे मदरसे भी अपने यहाँ सामूहिक तौर पर कुर्बानी कराने से पीछे हट रहे हैं, जो अभी तक इस फर्ज को अंजाम देते रहे हैं। कुरैशी ने कहा कि बकरीद पर बकरी ही नहीं बल्कि भैंस और पड़वे जैसे बड़े बड़े जानवर की भी कुर्बानी दी जाती है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार में 2,51,00,000 पौधे रोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जीविका ने वन विभाग के सहयोग से जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी प्रत्येक दीदी को अपने प्रांगण एवं घर के नजदीक एक फलदार पौधे लगाए जाने का निर्णय लिया है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ संबंधित परिवारों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ, जिसे जीविका द्वारा हरित बिहार नाम रखा गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दीदी को एक फलदार पौधा दिया जा रहा है, जिसमें वन विभाग द्वारा दीदियों को बिना किसी राशि के कुल 1,26,529 फलदार पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस सफर में नवादा जिला के सभी प्रखंडों में जीविका दीदियों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से पौधारोपण की जानकारी दी गई है। बिहार में संक्रमण की स्थिति हर दिन बिगड़ती ही जा रही है। बिहार की स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल की हालत काफी ज्यादा खराब है। लोगों को टाइम पर इलाज नहीं मिल पा रहा है और लोगों को अपने इलाज के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में हर दिन संक्रमण की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। इसका अंदाजा 3 बातों से लगाया जा सकता है। पहला, राज्य में हर दिन टेस्ट की संख्या और संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों का प्रतिशत तकरीबन 15% से ऊपर है। हालांकि राज्य सरकार लोगों में भ्रम में बनाए रखने के लिए यह आंकड़ा हर दिन उलट पलट करके पेश कर रही है। दूसरा, जांच की रिपोर्ट से पता चलता है। जी हां, राज्य के कई जिलों में जांच की रिपोर्ट 3 से 5 दिन के बाद में आ रही है, या तो सैंपल जांच के अभाव में खराब हो जाते हैं। तीसरा यह कि राज्य में राजनीतिक दल भाजपा के दफ्तर को 75 से अधिक व्यक्ति संक्रमण पाए जाने के बाद सील करना पड़ा। राज्य इकाई के अध्यक्ष यानी कि बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल भी फिलहाल संक्रमण पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद अब सवाल यह उठा है कि आखिर केंद्र को किन कारणों की वजह से रविवार को अपनी विशेष टीम को पटना भेजना पड़ा और मौजूदा परिस्थितियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों जिम्मेदार है। उनके ऊपर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप कितने सही हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अगस्त के पहले सप्ताह से ही शुरुआत होने की संभावना है। जी हां, जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त को तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। संक्रमण की वजह से इस कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो पाएंगे। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं एक बुरी खबर यह भी है कि भारत में संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, यानी कि अब भारत में भी ये महामारी समुदाय में फैलना शुरू हो चुका है। यह खुलासा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया है। इसके साथ ही IMA ने अपनी रिपोर्ट में महामारी को लेकर कुछ ऐसे ही खुलासे किए हैं, जिनसे सभी की चिंता और बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 34,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं
और जिसके बाद अब भारत में कुल मिलाकर 10,50,000 का आंकड़ा पार कर चुका है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने कहा है कि भारत में इस महामारी का सामुदायिक में प्रसार शुरू हो गया है और स्थिति बहुत खराब हो चुका है। इसके साथ ही अब यह महामारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने लगी है, जिससे चिंता और भी बढ़ गई है। एक तरफ बिहार में संक्रमण ने अपनी तांडव मचा रखा है, तो वही दूसरी तरफ चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। सत्ता पक्ष जहां चुनाव करवाने का समर्थन दे रही है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर इतना तो तय हो गया है कि बिहार में समय पर चुनाव होगा या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। इस बीच वर्चुअल रैली जोर शोर से की जा रही है। सूत्रों की माने तो इस बार उम्मीदवार घर बैठे बैठे इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या मतदाता को भी वोट देने के लिए ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन दिया जाएगा या फिर नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर इस बार चुनाव हुआ तो क्या ऑनलाइन वोटिंग होना चाहिए या फिर परंपरागत तरीके से जो पहले होते आ रहे हैं उसी हिसाब से होनी चाहिए? जरूर अपना कमेंट बॉक्स में ये अपनी राय दीजिए। भारत नेपाल सीमा के भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले एक पिलर को नेपाल के नागरिकों ने उखाड़ दिया और इसे राम का जन्म स्थान बताकर यहां पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। ये पिलर 436 भारतीय क्षेत्र के भिकनाथोरी और नेपाल के पर्सा जिला बॉर्डर पर स्थिर है। नेपाली नागरिकों की इस हरकत को वहां के प्रधानमंत्री KP ओली के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने नेपाल के अयोध्या नामक गांव को राम का जन्म स्थान बताया था। जानकारी के अनुसार वाकया शनिवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। कुछ नेपाली नागरिकों द्वारा पर्सा जिला में स्थिर सीता खोलखा पहाड़ के पास पूजा अर्चना के लिए सफाई कार्य शुरू किया गया। इसी दौरान पिलर संख्या 436 को उखाड़कर फेंके जाने की चर्चा है। नेपाली नागरिक सीता खोला पहाड़ को राम जन्म स्थान होने का दावा कर रहे हैं। इस संदर्भ में सहोदरा थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि उन्हें भी इसकी जानकारी मिली है। गश्ती दल को बॉर्डर पर भेजा गया है। मोदी सरकार ने देश के 3 करोड़ 78 लाख किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए उनके बैंक अकाउंट में अब तक 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि डाल दी गई है। जी हां, ये सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 5वीं किस्त के लाभार्थी हैं। वे लोग जिन्हें 1 दिसंबर 2018 से स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है। अगर आपका सारा रिकॉर्ड दुरुस्त है तो फिर आपको इस स्कीम के तहत रुपया जरूर मिलेगा। अगर आप भी PM किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अप्लाई किए हैं और आपको अप्लाई करने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करने की जरूरत है। आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट ठीक रखिए। आधार, बैंक अकाउंट और रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक है तो आपको भी पैसा देर सवेर मिलेगा ही मिलेगा। देश में 7 करोड़ 98 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें 3 किस्त मिली है। फिलहाल अब इसकी 6ठी किस्त का पैसा देने की तैयारी हो रही है। 1 अगस्त से ये काम शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 अगस्त से 6ठी किस्त का पैसा आना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें अब सिर्फ 4 करोड़ किसान हैं इससे वंचित हैं। भागलपुर सहित आसपास के जिलों में एक बार फिर से आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा में वज्रपात से 5 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जी हां, पूर्णिया में तो एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। यह घटना पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र के सिंघरा पट्टी गांव की बताई जाती है। इस घटना में कैलाश मंडल, उनके पुत्र दिलखुश कुमार और बहू निभा देवी भी आकाशीय बिजली गिरने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज भी उत्तरी बिहार के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सहरसा के बसनही थाना क्षेत्र के 3 धारा में सुबह बारिश के दौरान शौच के लिए बैयारपुर गए रामचंद्र सादा के पुत्र बसंत सादा की वज्रपात के कारण इस दुनिया में नहीं रहे। बिहार में संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर लगातार सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगा रही है कि वे इस महामारी से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठा रही है। तेजस्वी यादव के निशाने पर अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के गिरे जिले का एक वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीवान के एक सरकारी अस्पताल का वीडियो शेयर किया है। इस बार वीडियो में लोग स्वास्थ्य सेवाओं की कलई खोल रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकारी अस्पताल में मरीजों को लाने पर सीधे पटना रेफर किया जा रहा है। लोगों का गुस्सा इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हजारों करोड़ों का विज्ञापन देने से बिहार में संक्रमण का मुकाबला नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल में जो 57 घोटाले हुए हैं उनसे अनेक अत्याधुनिक अस्पताल बनाए जा सकते थे।
थी, लेकिन जात पात के कॉकटेल को सुशासन बताकर सरकार में बैठे लोगों ने जनता को ठगा है और अब असलियत सामने आ रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पैतृक आवास के पास के गांव कटारे में सीएम नीतीश कुमार सरकार का विकास नहीं पहुंच पाया है। हालात यह है कि यहां के सड़क तक नहीं बन पाई है। गांव के लोगों की उम्मीद थी कि जीतन राम मांझी के सीएम रहते कार्यालय में गांव की सड़कें बन जाएगी, लेकिन जीतन राम मांझी भी इनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं। नीतीश सरकार में भी इस गाँव तक विकास नहीं पहुँच सका है। बीमार हो जाने पर खटिया के सहारे दलदल भरे पानी को पार करके अस्पताल पहुंचाते हैं। हाल ही में फिर यही हालात देखने को मिले। आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस गांव में रहने वाले ग्रामीणों को बिहार सरकार के उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने गोपालगंज जिले का दौरा करके बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पप्पू यादव टूटे हुए 70 घाट पुल पर भी पहुंचे, वहां ग्रामीणों से बात की। उन्होंने कहा कि 264 करोड़ रुपए से बना पुल 1 महीने में ही ध्वस्त हो गया। यह दर्शाता है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार का कितना हौसला बुलंद है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जो नदियां पहले से वरदान थी, वे अब अभिशाप बन गई हैं। सरकार ने आम जनता को बाढ़ की विनाश के बीच छोड़ दिया है। लोगों के पास राशन नहीं है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। बाढ़ अब गरीबी और बीमारी का मुख्य कारण बन गया है। हर साल जनता के अरबों रुपए बाढ़ प्रबंधन पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिलता है। आम आदमी को उसके हाल पर छोड़कर सत्ता पक्ष के नेता घर में बंद हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर ही राज्य के लोगों को किसी अज्ञानी नेता के पीछे खड़े होने से बचने की सलाह दे दी है। जी हां, उन्होंने कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 15 वर्ष में प्रदेश का यानी कि बिहार का जो विकास हुआ वह किसी अजूबे से कम नहीं है। ऊर्जा मंत्री एवं जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद यादव ने शनिवार को ऑनलाइन माध्यम से पार्टी के जदयू नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कोने कोने से कुछ घंटे में पटना पहुंचने के लिए 4 लेन सड़क और गांव-गांव में पक्की सड़कों का विस्तार, हर गली का पक्कीकरण, घर घर नल का जल, हर घर में बिजली, पूरे राज्य में जगह जगह पावर ग्रिड। आप यदि 15 साल पहले बिहार को याद करें तो सिर्फ 15 वर्षों में इतना सब कुछ हो जाना किसी अजूबे से कम नहीं लगेगा। बिहार में चीनी महामारी यानी कि चीन का महामारी का विस्फोट लगातार जारी है। बिहार में इस बीमारी की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या करीब 26,000 पार हो गई है। जी हां, इस कड़ी में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में बिहार आ रही है। केंद्र सरकार की इस 3 सदस्यीय टीम बिहार में संक्रमण का केंद्र का पता लगाएंगी। केंद्र सरकार की यह टीम बिहार में संक्रमण की स्थिति का पता लगाने के साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय टीम किसी एक कंटेनमेंट जोन का दौरा करेगी और यहां संक्रमण के कारण उत्पन्न हालात और राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद स्थिति से अवगत होंगे। बिहार में बहुत जल्द शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती हो सकती है, क्योंकि इस भर्ती को लेकर रास्ता साफ हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये नियुक्तियां पहली बार बिहार के मध्य विद्यालय में होने जा रही है। शिक्षा विभाग इस भर्ती को लेकर तैयारी पूरी कर लिया है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2019 को मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी। इसमें 8,039 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और 4,500 अभ्यर्थी पास हुए थे। बिहार में बेकाबू होते संक्रमण के कहर के बीच अब सत्तारूढ़ दल जदयू पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू लगातार तैयारी में जुटी हुई है। वर्चुअल मीटिंग के बाद अब जेडीयू ने ऑनलाइन पोस्टर भी जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर जनता तक पहुंचाने के लिए इस बार नया स्लोगन गढ़ा है, यानी कि नया स्लोगन पोस्टर में चिपकाया गया है। जदयू ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है कि विकास पथ पर चल पड़ा बिहार, मैं उसकी ही कतार में हूं। बिहार के विकास में मैं छोटा सा भागीदार हूं। हाँ, मैं नीतीश कुमार हूं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। विपक्षी पार्टियों ने महामारी से बिहार के बिगड़ते हालात के बीच चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, एनडीए की सहयोगी दल लोजपा ने भी चुनाव टालने की राग अलापा है। बिहार में नदियां उफान पर है। 8 जिलों के 30 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं।
बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती नदी सीतामढ़ी के कटौझा और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और दरभंगा के हाईघाट खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कमला बलान झंझारपुर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर महानंदा किशनगंज और पूर्णिया के ढंगर घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी के जलस्तर में मामूली कमी देखी जा रही है। कोसी का जलस्तर वीरपुर बैराज के पास कल सुबह 1,49,000 क्यूसेक था, जो घटकर 1,47,000 क्यूसेक हो गया है। गंडक नदी का जलस्तर वाल्मीकि नगर बैराज के पास सुबह 8 बजे 1,52,000 क्यूसेक था। जल संसाधन विभाग के सचिव हंस ने बताया कि अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर गई थी, किंतु अब इसकी प्रवृत्ति घटने लगी है। बिहार में इन दिनों सौर ऊर्जा पर कई जिलों में काम चल रहा है। इन सभी परियोजनाओं में चीन के सामान के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि बिजली परियोजनाओं में चीन के बने उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पावर सेक्टर में चाइनीज सामानों पर बैन लगाया जाएगा। खासकर सोलर पावर प्लांट और इससे जुड़े अन्य कार्यों में इसका उपयोग आगे नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों देश भर के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इस संबंध में राज्यों को चीन की बनी सामग्री उपकरणों का उपयोग नहीं करने को कहा गया था। इसके बाद बिहार ने भी इस संबंध में निर्णय किया है। बिहार ने केंद्र से इस संबंध में देश की कंपनियां और उससे संबंधित अन्य कंपनियों की जानकारी मांगी है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में चीन के बने उपकरणों का उपयोग नहीं होगा। बिहार में खेती करने वाले किसान फसल सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 तक निर्धारित की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक खरीफ मौसम 2020 में धान, मक्का और सोयाबीन के लिए किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। अगर किसी किसान का फसल खराब हो जाता है तो उन्हें बिहार सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि किसान की फसल 20% से कम नुकसान होने पर भी 7,500 रुपया प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। डाक विभाग ने अच्छी पहल की है। जी हां, भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए विभाग ने राखियों की डिलीवरी अभी से ही शुरू कर दी है। दरअसल संक्रमण की वजह से फिलहाल ट्रेनों और बसों का परिचालन बंद है और ग्रामीण इलाकों में ई-कॉमर्स कंपनियों की पहुंच भी नहीं है। ऐसे में बहनें घर से दूर रहने वाले भाइयों के लिए डाक के जरिए राखियां भेज रही है, ताकि भाइयों तक राखियां जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस साल डाक के द्वारा राखी भेजने वालों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि संक्रमण के चलते बाहर रहने वाले भाई घर नहीं लौट पा रहे हैं। डाक विभाग के मुताबिक देश के अंदर के लिए 28 जुलाई और विदेशों के लिए 25 जुलाई तक राखियां भेजी जा सकती है। केंद्र सरकार ने सड़क के मामले में बिहार को फिर से एक सौगात दी है। खासकर सीमावर्ती जिले अररिया से गलगलिया सड़क के 4 लेन निर्माण की मंजूरी बिहार के लिए काफी अहम है। इस सड़क के निर्माण पर अपनी मंजूरी दे दी है। 94 किलोमीटर लंबे इस सड़क के निर्माण पर 1546 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जानकारी के अनुसार सड़क का निर्माण 2 पैकेज में होगा। पहले फेज में गलगलिया से बहादुरगंज के बीच सड़क का निर्माण होगा, जो 49 किलोमीटर लंबी है। वहीं दूसरी फेज में बहादुरगंज से अररिया के बीच सड़क का निर्माण होगा। इस 45 किलोमीटर लंबी सड़क की सिविल लागत 598 करोड़, जबकि कुल खर्च 780 करोड़ 32 लाख है। केंद्र की मंजूरी के बाद अब इस सड़क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी हां, अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य प्रक्रिया शुरू हो गई है और 94 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर होगा। इसके बाद सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। अररिया से गलगलिया के बीच सड़क बनने से बिहार नेपाल के समांतर एक और सड़क हो जाएगी। वहीं अररिया के अलावा सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों से नेपाल और बंगाल आना जाना और आसान हो जाएगा। अभी इस इलाकों में 2 लेन सड़क है और इस कारण लोगों को पूर्णिया होकर आना जाना होता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर यानी कि केडीबी लाइव पर, तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, वहां पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।